गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन के प्रकार। पहले जान लेते हैं कि युग्मक जनन किसे कहते हैं। देखिए, स्पर्म और ओवम के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, स्पर्म मतलब शुक्राणु और ओवम मतलब अंडाणु। देखिए, स्पर्म का निर्माण मेल में होता है अर्थात नर में, और ओवम का निर्माण किसमें होता है? फीमेल में अर्थात अंडाणु जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो युग्मक जनन देखिए दो प्रकार का होता है। पहला है शुक्राणु जनन। ठीक है, शुक्राणु जनन किसमें होता है? नर में। किसमें होता है? नर में, जिसको हम क्या कहते हैं? मेल। और दूसरा हमारा क्या है? अंडाणु जनन। अंडाणु जनन किसमें होता है? फीमेल में। ठीक है, या स्त्री। तो शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? तो नर में शुक्राणु के निर्माण के प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? मेल में होता है। नर में शुक्राणु के अर्थात स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम शुक्राणु जनन कहते हैं। अब देखिए, दूसरा है हमारा क्या है? अंडाणु जनन। अंडाणु जनन किसे कहते हैं? किसमें? मादा में। तो मादा में मतलब स्त्री। मादा में अंडाणु की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। ये प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। अब उसके बाद है पहले पढ़ेंगे नर जनन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मादा जनन। देखिए, नर जनन अंग में प्राथमिक ये दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। देखिए, प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या आता है? वृषण आता है। तो मेल के अंदर, पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में वृषण जो होता है शरीर के बाहर स्थित होता है, क्योंकि स्पर्म के निर्माण के लिए हमारे शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या होती है? कम आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब कम तापमान पर शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसमें पुरुषों में होता है। ठीक है, इसलिए वृषण जो होता है शरीर के बाहर स्थित होता है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मान लीजिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान की आवश्यकता होती है इसमें स्पर्म के निर्माण के लिए। तो शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? वृषण में होता है। आगे अभी देखेंगे। और द्वितीयक लैंगिक अंग में क्या है? सहायक नलिकाएं हैं और सहायक ग्रंथियां हैं। तो सहायक नलिकाओं में पहली क्या है? शुक्रवाहिका है, दूसरी क्या है? शुक्रवाहिनी है, और तीसरा हमारा क्या है? अधिवृषण। और इसमें देखिए सहायक ग्रंथियों में पहला क्या है? शुक्राशय। शुक्राशय में अधिकांश मतलब अधिकांश बहुत कम स्पर्म का मतलब स्पर्म का लगभग कुछ प्रतिशत भाग इसमें निर्माण होता है शुक्राशय में। ठीक है, और दूसरा है हमारी प्रोस्टेट ग्रंथियां। देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथियों से एक क्षारीय, ठीक है, दुधिया रंग का पदार्थ स्रावित होता है, जिससे प्रोस्टेट ग्रंथि से जो मूत्रवाहिनी की अम्लीयता को क्या करता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, जिससे स्पर्म खराब ना हो। और तीसरी है हमारी सहायक ग्रंथि काउपर ग्रंथि है। ठीक है, काउपर ग्रंथियां क्या करती हैं कि स्पर्म के रास्ते में क्या प्रदान करती है? चिकनाहट प्रदान करती है। देखिए, शुक्राशय में क्या होता है? शुक्राणु का अधिकांश भाग निर्माण होता है। ठीक है, और दूसरी हमारी क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथियां एक दुधिया रंग का क्षारीय पदार्थ स्रावित करती हैं,
और वह क्षारीय पदार्थ मूत्रवाहिनी की अम्लीयता को क्या करती है, नष्ट कर देती है, जिससे क्या होता है कि स्पर्म खराब ना हो। तीसरा है हमारी काउपर ग्रंथियां। काउपर ग्रंथियां क्या करती हैं कि स्पर्म के रास्ते में क्या प्रदान करती हैं, चिकनाहट प्रदान करती हैं। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। आगे देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, वृषण। देखिए वृषण की संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी होती है पुरुषों में। यह शरीर में क्या स्थित होता है, बाहर स्थित होता है, बाहर, क्योंकि स्पर्म के निर्माण के लिए कम तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये फिगर पहले बना दिया गया है। अब ये देखिए बाहरी स्तर को हम क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। ठीक है, बाहरी स्तर को हम क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। और इसी में वृषण हमारे दोनों टेस्टिस क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, ठीक, इसी के अंदर, इसी में स्पर्म का अर्थात शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिए यही संरचना क्या है, आगे बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कहेंगे, वृषण कोष कहेंगे। अब देखिए एक वृषण के अंदर लगभग 250 वृषण पिंडक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 250 वृषण पिंडक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके कितने, इसके अंदर कितने भाग होते हैं, 250 भाग होते हैं। लेकिन इसमें कितना बना है, 1 2 3 4 5 बना है। लेकिन इसी तरह से कितने होते हैं, 250 होते हैं। अब देखिए इसी के अंदर 1 से 3, एक वृषण पिंडक के अंदर 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है। क्या होती है, 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है। अब इसी शुक्रजनक नलिका में, ठीक है, मान लीजिए कोई नली है, पाइप, इस तरह से नली, इसको हम क्या कहेंगे, पाइप। अगर आप इसको काट देंगे तो इस तरह से गोला आगे ऐसी संरचना हो जाएगी, गोला, गोलाकार संरचना प्रदान हो जाएगी। अब देखिए इसी के अंदर शुक्रजनक नलिका में क्या पाई जाती है, शुक्रजनक नलिका में क्या पाई जाती है, शुक्रजनक कोशिका क्या पाई जाती है। इसी के अंदर 1 से 3 क्या होती है, शुक्रजनक नलिका किसके अंदर होती है, वृषण पिंडक के अंदर। और इसी शुक्रजनक नलिका में क्या पाई जाती है, शुक्रजनक कोशिका क्या पाई जाती है, शुक्रजनक कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, शुक्रजनक कोशिका। और क्या पाई जाती है, सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सर्टोली कोशिका। अब शुक्रजनक नलिका के अंदर क्या पाई जाती है, शुक्रजनक कोशिका, और क्या पाई जाती है, सर्टोली कोशिका इसी के अंदर। अब शुक्रजनक कोशिका के अंदर किसका निर्माण, किसका होता है, निर्माण किसका होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसके अंदर, शुक्रजनक नलिका के अंदर। और सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है कि शुक्राणु को क्या प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। क्या प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। कौन प्रदान करता है, शुक्राणुओं का पोषण सर्टोली कोशिकाएं प्रदान करती है। ठीक है, और उसके बाद जो इन शुक्रजनक नलिका के बीच में देखिए 1 2 3, 1 से 3 खाली स्थान जो होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिकाएं। जो इनके बीच में खाली स्थान होता है, नलिकाओं के बीच में, मान लीजिए 1 2 3 नलिका है, शुक्रजनक नलिका। अब इनके मध्य में जो खाली स्थान है, इसके बाद देखिए यहाँ जो खाली स्थान है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। उन्हीं से क्या साबित होता है, नर हार्मोन्स। क्या साबित होता है लीडिंग कोशिकाओं से, नर हार्मोन्स। नर हार्मोन्स साबित होता है। क्या साबित होता है, नर हार्मोन साबित होता है। कौन कौन सा हार्मोन्स, पहला टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा हमारे है एंड्रोजन। दूसरा हार्मोन क्या है, एंड्रोजन साबित होता है।
तो इस तरह से इस तरह का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, देखिए शुक्रजनक के प्रकार, युग्मक जनक के प्रकार, दो प्रकार का होता है, शुक्राणु जनक और अंडाणु जनक। शुक्राणु जनक किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्म अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनक। अंडाणु जनक किसे कहते हैं, जिसमें अंडाणु अर्थात ओवम का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंडाणु जनक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नर जनन, फिर उसके बाद मादा जनन। लेकिन नर जनन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसमें देखिए प्राथमिक लैंगिकन, इसका प्राथमिक लैंगिकन हमारा क्या है, वृषण। द्वितीयक लैंगिकन में सहायक नलिकाएं आती हैं और सहायक ग्रंथियां आती हैं। ठीक है, सहायक नलिकाओं में ये तीनों और सहायक ग्रंथियां। ठीक, उसके बाद ये हमारा क्या है, वृषण कोश है, जिसके अंदर वृषण क्या है, एक जोड़ी वृषण क्या होता है, बंद रहता है। आगे देखिए यही चीज क्या है, ये अलग बनाया गया है। ठीक, अब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वृषण पिंडक, जिसकी संख्या कितनी होती है, एक वृषण के अंदर वृषण पिंडक की संख्या कितनी होती है, 250 होती है। अब 250 के अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, शुक्रजनक नलिका, इसकी संख्या कितनी होती है, 1 से 3 होती है। ठीक है, किसी में 3, किसी में 1, किसी में 2। ठीक, तो शुक्रजनक नलिका दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक इसमें तो एक शुक्रजनक कोशिका होती है और एक क्या होती है, सर्टोली कोशिका होती है। शुक्रजनक कोशिका में इसका निर्माण होता है शुक्राणु का, और जब शुक्राणु का निर्माण हो जाता है तो शुक्राणु को पोषक कौन प्रदान करता है, सर्टोली कोशिका प्रदान करती है। ठीक है, अब इन्हीं शुक्रजनक नलिका के बाद जो खाली स्थान होता है उसी में क्या पाई जाती है, लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लीडिंग कोशिकाओं से क्या स्रावित होता है, नर हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन नामक हार्मोन्स क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये हमारी शुक्रजनक नलिका है, इसके अंदर क्या पाई जा रही है, कोशिकाएं पाई जा रही है। ठीक है, ये कौन सी कोशिका है, शुक्रजनक कोशिका है, और उसके अंदर क्या पाई जा रही है, सर्टोली कोशिका। इन कोशिकाओं से किसका निर्माण हो रहा है, शुक्राणु को, और शुक्राणु को पोषक कौन प्रदान कर रहा है, सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।